Hello students, welcome to this video, and in this video we are going to discuss about the Russian Revolution. Russian Revolution, very famous revolution of the world, very important revolution of the world, and this was the revolution after which the first socialist government was established in the world, and that government was established in Russia in 1917. So in this video we have to discuss what were the reasons. In the last video we discussed arrival of socialism and how the effect of socialism was increasing in Europe. लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस सोशलिज्म का इम्पैक्ट कैसे रशिया में पड़ा और रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, क्या रीजन थे उसके, रीजंस क्या थे उसके, पॉलिटिकल रीजन क्या थे, सोशल और इकोनॉमिक रीजन क्या थे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल रीजन से, और जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो इस वीडियो में, एट दैट टाइम इन रशिया जार निकोलस II was the ruler in 1914। हम लोग बात कर रहे हैं 1914 की, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 1914 में जार निकोलस II, जार कहते थे वहां के किंग को, रशिया में किंग को जार कहते थे। ये रोमानोव डायनेस्टी का रूलर था, जार निकोलस II वो रूल कर रहा था। रशियन एम्पायर में उस समय उसके बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो नेबरिंग कंट्रीज थे जो रशियन एम्पायर के पार्ट्स थे। ये हम लोग ये इस मैप में देख पा रहे हैं। जैसे मैप नंबर 1 में तुम देख रहे हो रशियन एम्पायर को दिखा रहा है, और खासकर उसके वेस्टर्न पार्ट में देखो जो कंट्रीज अभी दिखाई देते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे फिनलैंड था, ईएसटी से इस्टोनिया था, लाटविया था, लिथुआनिया था, बीईएल से बेलारूस था, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये सारे रशियन एम्पायर के पार्ट्स थे। तो जार निकोलस II के अंडर में एक बहुत बड़ा एम्पायर था। थोड़ा सा हम लोग यहां डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रिलीजन के लोग वहां रह रहे थे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो हम लोग देखेंगे कि रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग रह रहे थे। हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था ये एक्चुअली ग्रीस से ओरिजिनेट किया था। इसके अलावा वहां पर कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और सरप्राइजिंगली बुद्धिस्ट भी रह रहे थे। तो एक तरह से ये कंडीशन था, ये पॉलिटिकल कंडीशन था रशिया का उस समय कि जार निकोलस II रूलर थे, उनके एम्पायर में कौन कौन से आसपास से कंट्रीज शामिल थे और रिलीजन क्या था उसका। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर रशिया में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, क्या रीजन थे। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी और सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था वहां रशियन रिवॉल्यूशन होने का। और इस इकोनॉमी और सोसाइटी को हम लोग दो पार्ट में बांट के इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी और सोसाइटी में जो एक सेक्टर था वो था एग्रीकल्चर का। तो वहां हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर का क्या कंडीशन था और पीजेंट्स का क्या कंडीशन था। दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी में इंडस्ट्री का क्या कंडीशन था और वर्कर्स का क्या कंडीशन था। लेकिन अभी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एग्रीकल्चर क्या क्या कंडीशन था और पीजेंट्स की क्या हालत थी रशिया में।
एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वहां रशिया में 85% जो लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, मतलब वो एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे। दूसरे अगर कंट्री से इसको कंपेयर करें हम लोग तो देखेंगे कि ये परसेंटेज जो था रशिया में वो काफी ज्यादा था, 85%। और ये भी शो करता है कि इसका मतलब था कि रशिया एक उस जमाने में एक पिछड़ा कंट्री था। अगर उसको फ्रांस से कंपेयर करें तो फ्रांस में 40% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, जर्मनी में 50% लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो जो परसेंटेज था एग्रीकल्चर का वो रशिया में बहुत ज्यादा था, 85%। यहाँ के जो पीजेंट्स थे वो मार्केट के लिए तो प्रोड्यूस कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो अपने लिए भी अनाज उपजा रहे थे। और उस समय रशिया ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। तो ये एग्रीकल्चर का कंडीशन था वहां रशिया में। अब हम लोग बात करें कि पीजेंट्स का क्या कंडीशन था। तो गांव में देखें, इन कंट्री साइड अगर हम देखें तो सारा कल्टीवेशन तो पीजेंट्स ही करते थे। लेकिन जहां तक प्रॉपर्टी का सवाल है तो सारी प्रॉपर्टी नोबिलिटी के पास थी, क्राउन के पास थी, चर्च के पास थी। वहां के जो पीजेंट्स थे रशिया के वो भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ऐसे कुछ बहुत ही गरीब थे, सम पीजेंट्स वर वेरी पुअर, सम वर वेरी रिच। और हम देख सकते हैं कि पीजेंट्स में कुछ ऐसे पीजेंट्स थे जो कैपिटलिस्ट थे, बड़े बड़े पीजेंट्स थे। और वहीं पर कुछ ऐसे भी पीजेंट्स थे जो लेबर के रूप में उन कैपिटलिस्ट के यहाँ काम करते थे। तो पीजेंट्स की भी अपनी कैटेगरी थी। इसके बाद देखें, पीजेंट्स वहां बड़े रिलीजियस थे। लेकिन रशिया के जो पीजेंट्स थे वो यूरोप के दूसरे कंट्री के पीजेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट थे, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो कारण था और सबसे पहला रीजन है जो ये दिखाता है कि रशिया के पीजेंट्स यूरोप के दूसरे कंट्री के पीजेंट से डिफरेंट थे, वो ये बतलाता है कि उनको नोबिलिटी के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं था। क्योंकि जो नोबल्स थे वहां के, वो उनको जो पावर मिलता था वो जार की सेवा करके तो उनको ये पावर मिलता था, वो पॉपुलर नहीं थे। इसलिए पीजेंट्स जो थे रशिया के वो उनसे बहुत नाराज रहते थे, उनसे नफरत करते थे। और वो ये चाहते थे कि जो नोबल्स का जो लैंड है वो उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए वो उनको रेंट भी नहीं देते थे। और साथ साथ कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला कि पीजेंट्स ने नोबल्स का मर्डर भी कर दिया, उनको मार भी डाला। जबकि फ्रांस वगैरह में ऐसे हालात नहीं थे, कई बार पीजेंट्स ने नोबल्स को सपोर्ट भी किया। दूसरा जो रीजन जो रशियन पीजेंट्स को यूरोप के दूसरे कंट्री से अलग करता है वो है कि रशियन पीजेंट्स खेती एक साथ मिलकर करते थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर। और जो कम्यून था, जो मीर था, वो लैंड को डिवाइड करते थे। पीरियडिकली हम लोग डिवाइड करते थे, हर एक पीरियडिकली उसको डिवाइड करते थे। हर एक खास पीरियड के बाद में जैसी फैमिली होती थी, जैसा उनका पॉपुलेशन होता था, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते थे। तो ये कंडीशन था एग्रीकल्चर का और पीजेंट का, और ये एक बहुत बड़ा रीजन था रशियन रिवॉल्यूशन का। अब हम लोग आते हैं और डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री और वर्कर्स को। इंडस्ट्री कहते हैं कि कुछ लोगों के पॉकेट में थी। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को कुछ खास लोग ही चलाते थे,
प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट की। शुरू में हम देखें 1898 के पहले देखें तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था रशिया में वो बहुत बहुत स्लो था, और ये तभी फास्ट हुआ जब वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद रशियन इंडस्ट्री डेवलप करने लगी, वहां रेलवे का नेटवर्क फैला, और हमको ये भी देखने को मिलता है कि जब वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए, रेलवे का नेटवर्क फैला, तो जो कोल का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया। आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन था वो 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो ये उसमें चेंजेस आए। लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो शुरू शुरू में हम देखते हैं कि वहां पर क्राफ्ट वर्कर्स ज्यादा थे, कारीगर ज्यादा थे, जो पुरानी इंडस्ट्री थी। और उसके साथ साथ वहां पर नई नई फैक्ट्रीज भी स्टार्ट हो रही थी। जहां तक हम वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो वर्किंग आवर्स काफी लंबे होते थे। जो क्राफ्ट इंडस्ट्री के वर्कर्स थे उनको तो 15-15 घंटे काम करना पड़ता था, और जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे उनको 10 से 12 घंटे तक काम करना पड़ता था। तो ये था वर्किंग आवर्स की, क्या उनका वर्किंग आवर्स क्या था। दूसरा हम देखते हैं कि वर्कर्स जो है वो डिवाइडेड थे, कई पार्ट्स में डिवाइडेड थे, सोशली वो डिवाइडेड थे। इसका क्या मतलब है? हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो जिस गांव से आए थे काम करने के लिए शहर में, उससे वो अटैच्ड थे, मतलब उसको गांव को उन लोगों ने छोड़ा नहीं था। ऐसे वर्कर को लोग थोड़ा अलग तरह से देखते थे, इनकी कैटेगरी अलग थी। कुछ जो वर्कर्स जो परमानेंटली सिटीज में सेटल कर गए थे वो इनसे बेटर माने जाते थे, उनकी कैटेगरी इनसे अलग थी। एक ये डिवीजन था। दूसरा डिवीजन था वर्कर का कि जो वर्कर्स मेटल इंडस्ट्री में काम करते थे, खासकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे, उनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत थी, और वो एरिस्टोक्रेट समझे जाते थे। उनका वैल्यू इतना था क्योंकि वो स्किल्ड वर्कर थे। एक डिवीजन ये भी था स्किल के आधार पे, तो वो एक स्किल्ड वर्कर थे, और इसलिए उनका वैल्यू बहुत ज्यादा था, उनको काफी रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में, और वो अरिस्टोक्रेसी की तरह ट्रीट किए जाते थे। और वैसे वर्कर जो दूसरी इंडस्ट्री में काम करते थे उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो ये भी एक डिवीजन था, ये भी एक कैटेगरी थी उनकी। विमेन का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 31% जो वर्क फोर्स था इंडस्ट्री में वो विमेन थी, मतलब 31% वर्कर विमेन थी। लेकिन उनको पेमेंट पूरा नहीं मिलता था। उनको मेल वर्कर के मुकाबले या तो आधा पेमेंट मिलता था या 3/4 पेमेंट मिलता था। तो इस तरह से वर्क फोर्स को, वर्कर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। और इसका रीजन ये था कि ना वो आपस में मिले, ना यूनाइट हो, ना वो एम्प्लॉयर के खिलाफ आवाज उठाए, ना स्ट्राइक करे। लेकिन जब भी एम्प्लॉयर कोई इनजस्टिस करते थे वर्कर के खिलाफ, तो वर्कर्स इन सारे डिवीजन के बावजूद वो लोग यूनाइट होते थे और एम्प्लॉयर के खिलाफ स्ट्राइक करते थे। तो ये वो कंडीशन थे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रीजन बने रशियन रिवॉल्यूशन के। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे रिवॉल्यूशन की रूपरेखा तैयार हुई रशिया में और कैसे रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच।